हेलो दोस्तों, मैं फैयाज और आप देख रहे हैं सब कुछ सीखो। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा एलएचबी कोच से जुड़े हुए काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब। जैसे एलएचबी में कितने डैम्पर होते हैं, एलएचबी कोच की पूरी लंबाई कितनी होती है, एलएचबी कोच की लंबाई सीबीसी टू सीबीसी कितनी होती है, एलएचबी कोच का व्हील बेस कितना होता है, एलएचबी कोच के नए चक्के का डाया कितना होता है, एलएचबी कोच के चक्के कंडम्शन डाया कितना होता है, एलएचबी कोच में कितने डंप वाल होते हैं। इस तरह की बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी आज के इस वीडियो में दूंगा। तो अगर आपको वीडियो पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, पूरा वीडियो देख के जाइएगा, क्योंकि आपको इसमें एलएचबी से जुड़े काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल जवाब मिलने वाले हैं। और अगर आप इन सवाल जवाब को टेक्स्ट में लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं और चलते हैं अपने लैपटॉप स्क्रीन पे। तो आ गए हम अपने लैपटॉप स्क्रीन पे और हमारे स्क्रीन पे हमारा पहला सवाल खुला हुआ है, एलएचबी कोच का व्हील बेस कितना होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी ट्रेन के लिए। व्हील बेस किसी भी ट्रेन या किसी भी गाड़ी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो एलएचबी का व्हील बेस कितना होता है और इसका सही जवाब हम देख लेते हैं। एलएचबी का व्हील बेस 2560 मिलीमीटर होता है। तो याद रखिएगा, एलएचबी कोच का व्हील बेस 2560 मीटर होता है। अगला सवाल, एलएचबी कोच का ब्रेकिंग डिस्टेंस कितना होता है। यानी जब ट्रेन में ड्राइवर ब्रेक लगाता है, फुल स्पीड में जब गाड़ी चलती है और ब्रेक लगाता है, तो वो गाड़ी कितनी दूर जाके पूरी तरह से रुकती है, इसको कहते हैं ब्रेकिंग डिस्टेंस। तो एलएचबी में ब्रेकिंग डिस्टेंस, अगर गाड़ी 160 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल रही है तो 1200 मीटर इसका ब्रेकिंग डिस्टेंस है। यानी 160 किलोमीटर की गति से चलने वाली ट्रेन में जब ड्राइवर एक नॉर्मल ब्रेक लगाता है तो पूरी गाड़ी रुकने में 1200 मीटर का दूरी लेती है। अगला सवाल देखते हैं, एलएचबी कोच के पहिए का नया तथा कंडमिंग डायमीटर कितना होता है। यानी एलएचबी कोच के लिए जब कोई नया पहिया, नया व्हील बन के आता है तो उसका डाया क्या होता है, और जब वो कितना घिस जाता है, उसका डायमीटर कितना कम हो जाता है कि उसको कंडम किया जाता है, यानी कि यूज नहीं किया जाता है। तो एलएचबी कोच के पहिए का डायमीटर नए में 915 मिलीमीटर होता है और इसका कंडमिंग डायमीटर 845 मिलीमीटर होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट एलएचबी का सवाल है, आप इस चीज को नोट कर लीजिएगा, ध्यान से याद कर लीजिएगा कि 915 mm होता है नए में, और कंडमिंग साइज जो है 845 mm होता है एलएचबी के लिए। आईसीएफ के लिए अलग होता है, गुड्स के लिए ये अलग होता है। आईसीएफ का नए में 915 मिलीमीटर होता है और उसका कंडमिंग साइज होता है 830 mm। अगला सवाल, एलएचबी कोच के लिए अधिकतम एक्सल लोड कितना होता है। यानी एलएचबी कोच में जो व्हील यूज किए जाते हैं उसका एक्सल लोड कितना होता है। तो यहाँ एलएचबी कोच के लिए अधिकतम एक्सल लोड 16 टन है। अगला सवाल देख लेते हैं, एलएचबी कोच के ब्रेक पैड की मोटाई नए में कितनी होती है। यानी जो ब्रेक पैड लगा होता है जिसकी वजह से डिस्क ब्रेक पे ब्रेक लगता है, उस पैड के नए में साइज क्या है। तो एलएचबी कोच के ब्रेक पैड की मोटाई नए में 35 mm होती है। अगला सवाल, एलएचबी कोच के ब्रेक पैड की मोटाई का कंडमिंग साइज कितना होता है। यानी वो ब्रेक पैड घिस के कितना mm रह जाएगा कि उसको कंडम घोषित कर दिया जाएगा, उसको चेंज किया जाएगा। तो इसका सही जवाब है, एलएचबी कोच के ब्रेक पैड की मोटाई का कंडमिंग साइज 7 mm होता है। अगर वो घिस के 7 mm बच जाता है तो उसको निकाल देना है और उसकी जगह पे दूसरा नया ब्रेक पैड लगा देना है। अगला सवाल देखते हैं, एलएचबी कोच के लिए ब्रेक का एप्लीकेशन समय कितना होता है। यानी कि जब ड्राइवर ब्रेक लगाता है, यानी एक कोच में अगर ब्रेक लगाया जाए तो कितने सेकंड या कितने समय या कितने मिनट में वो ब्रेक अप्लाई हो जाना चाहिए। तो एलएचबी कोच के लिए ब्रेकिंग का एप्लीकेशन समय 3 से 5 सेकंड होता है। और मैं यहाँ आपको एक चीज और बता दूं कि यही समय आईसीएफ के लिए भी है। यानी आईसीएफ कोच के लिए भी ब्रेक का एप्लीकेशन समय 3 से 5 सेकंड होता है। अगला सवाल, एलएचबी कोच के लिए ब्रेक का रिलीजिंग समय कितना होता है। यानी ब्रेक अप्लाई होने के बाद जब ब्रेक को रिलीज किया जाता है तो कितना टाइम लगता है ब्रेक रिलीज होने में। तो एलएचबी कोच के लिए ब्रेक का रिलीजिंग समय 15 से 20 सेकंड होता है। यानी 15 से 20 सेकंड के बीच में ब्रेक को रिलीज हो जाना चाहिए। अगर 15 से 20 सेकंड से ज्यादा समय लेता है तो इसका मतलब कोई प्रॉब्लम है। आईसीएफ के लिए भी यही समय है। आईसीएफ में भी ब्रेक रिलीजिंग का जो समय है 15 से 20 सेकंड होता है। अगला सवाल देखते हैं, एलएचबी कोच में कितने ऑक्सिलरी रिजर्वायर लगे होते हैं। ऑक्सिलरी रिजर्वायर अगर आपको ऐसा समझ में नहीं आ रहा है तो जो ट्रेन के नीचे बड़े बड़े टैंक लगे होते हैं जिसमें एयर प्रेशर रहता है, बड़ा सा टैंक लगा होता है। अगर आपने आईसीएफ में देखा होगा तो बड़ा सा एक टैंक लगा होता है। तो ये आईसीएफ में एक लगा होता है, लेकिन एलएचबी में देखते हैं कितने होते हैं। एलएचबी में 2 होते हैं, जिसमें एक होता है 125 लीटर की क्षमता का और दूसरा होता है 75 लीटर क्षमता का। यानी कि आईसीएफ के अंदर एक ऑक्सिलरी रिजर्वायर होता है जिसकी कैपेसिटी 200 लीटर होती है, लेकिन एलएचबी के अंदर ये 2 होते हैं, एक 125 लीटर का होता है और दूसरा 75 लीटर का होता है। इसके अंदर एयर प्रेशर होता है। अगला सवाल देखते हैं, एलएचबी कोच में 125 लीटर क्षमता वाला ऑक्सिलरी रिजर्वायर किस काम के लिए प्रयुक्त होता है। यानी अगर 2 है तो दोनों अलग अलग काम के लिए होंगे। अगर एक काम के लिए होते तो एक ही बनता, जैसे आईसीएफ में 2 होता नहीं। तो यहाँ पे एक 125 का है, एक 75 का है, तो आखिर ये क्यों है। तो 125 लीटर वाले क्षमता का जो ऑक्सिलरी रिजर्वायर है, इसका क्या
काम होता है। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। एलएचबी कोच में जो 125 लीटर क्षमता वाला ऑक्सिलरी रिजर्वायर ब्रेक सिस्टम के लिए प्रयुक्त होता है। यानी जो 125 लीटर का क्षमता का जो टैंक है ये ब्रेकिंग सिस्टम के लिए ब्रेकिंग सिस्टम के उपयोग में लाया जाता है। अगला सवाल, एलएचबी कोच में 75 लीटर क्षमता वाला ऑक्सिलरी रिजर्वायर किस कार्य के लिए प्रयुक्त होता है? अभी हमने देखा जो 125 वाला था वो ब्रेकिंग सिस्टम के लिए था, अब ये 75 लीटर वाला है, आखिर ये किस काम के लिए? चलिए सही आंसर देख लेते हैं इसका। तो 75 लीटर क्षमता वाला ऑक्सिलरी रिजर्वायर कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम के लिए प्रयुक्त होता है। हालांकि अब इसको निकाल दिया गया, धीरे धीरे ये कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम जो है ये एलएचबी से हटाया जा रहा है और लगभग सारी गाड़ियों से हट गया है। अभी क्या है, वहां पे बायो टैंक लग गया है। ये कंट्रोल डिस्चार्ज टॉयलेट सिस्टम अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये जो ऐसा सिस्टम था जिसमें एक छोटा सा टैंक होता था और जो ह्यूमन वेस्ट होता था इस टैंक के अंदर रहता था, और गाड़ी की स्पीड जब 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ज्यादा होती थी तो वो टैंक नीचे से खुल जाता था और वेस्ट मटेरियल नीचे गिर जाता था। इससे फायदा ये होता था कि अगर स्टेशन के आसपास का जो एरिया है, जब ट्रेन किसी स्टेशन और मेन यार्ड में घुसती है तो उसकी स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि स्टेशन में जब गाड़ी घुसने वाली होगी तो उसका जो टॉयलेट का डिस्चार्ज सिस्टम है वो बंद रहेगा। अब उस टाइम अगर कोई टॉयलेट यूज करता है तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है वो टैंक में रह जाएगा, तो स्टेशन और स्टेशन के आसपास का एरिया गंदा नहीं होगा। और जब ट्रेन आगे जाएगी, जब उसकी रफ्तार 30 किलोमीटर प्रति घंटा से ज्यादा होगी तो ये अपने आप डिस्चार्ज हो जाएगा, यानी जो भी उसमें गंदगी है, वेस्ट मटेरियल है, वो गिर जाएगा। तो धीरे धीरे सिस्टम को निकाल दिया गया, अब इसकी जगह बायो टैंक लग गया है। चलिए देखते हैं अगला सवाल, एलएचबी कोच में लगे फिएट बोगी की लंबाई कितनी होती है? यानी फिएट बोगी यानी ट्रॉली, जिसे हम आम बोलचाल की भाषा में ट्रॉली कहते हैं, जिसमें कि व्हील सेट लगा होता है, ब्रेकिंग सिस्टम होता है, जो सारी चीजें होती है जो नीचे की तरफ होती है उसको बोगी कहते हैं, और आम बोलचाल भाषा में उसको ट्रॉली भी कहा जाता है। तो एलएचबी में जिस ट्रॉली या जिस बोगी का इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम है फिएट। तो फिएट बोगी की लंबाई कितनी होती है? सही आंसर देख लेते हैं। एलएचबी कोच में लगे फिएट बोगी की लंबाई 3534 मिलीमीटर होती है। बहुत ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये जो डेटा, ये जो सवाल और जवाब है ये काफी इंपॉर्टेंट है। अगर आप मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, अगर आप रेलवे एम्प्लॉय हैं, मैकेनिकल डिपार्टमेंट से हैं, तो ये तो मैं कहूंगा कि आप इनको नोट करके रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जवाब है। अगला सवाल, एलएचबी कोच में लगे फिएट बोगी की चौड़ाई कितनी होती है? यानी बोगी की चौड़ाई कितनी होती है? सही आंसर देख लेते हैं। एलएचबी कोच में लगे फिएट बोगी की चौड़ाई 3030 मिलीमीटर होती है, 3030 mm होता है एलएचबी कोच में लगे फिएट बोगी की चौड़ाई। अगला सवाल देखते हैं, एलएचबी कोच में लगे फिएट बोगी का लगभग वजन कितना होता है? यानी जो बोगी लगे हुए हैं फिएट बोगी, उसका लगभग वजन कितना होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। एलएचबी कोच में लगे फिएट बोगी का वजन लगभग 6300 किलोग्राम होता है, यानी 6300 किलोग्राम इसका वजन होता है लगभग। अगला सवाल देखते हैं, एलएचबी कोच के बॉडी की लंबाई कितनी होती है? अभी तक हमने ये देखा था, ये पढ़ा कि एलएचबी कोच में लगने वाले फिएट बोगी की लंबाई कितनी होती है। अब यहाँ बात आ रही है एलएचबी कोच के बॉडी की लंबाई, यानी जो ऊपर जो आप ट्रेन देखते हैं ना, बोगी, जिसको आप बोगी और कोच कहते हैं, तो उस कोच की लंबाई कितनी होती है? और इसका आंसर देख लेते हैं। एलएचबी कोच के बॉडी की लंबाई 23,540 mm होती है, यानी एक एलएचबी कोच की लंबाई 23,540 मिलीमीटर होता है। अगला सवाल देखते हैं, एलएचबी कोच के सीबीसी से सीबीसी तक की लंबाई कितनी होती है? इसके पहले वाला जो सवाल था वो सिर्फ एलएचबी कोच की लंबाई के लिए था, और ये है दोनों एंड में सीबीसी को मिला के एलएचबी कोच की लंबाई कितनी होती है, यानी एक सीबीसी से दूसरे सीबीसी तक। सीबीसी का मतलब सेंटर बफर कपलर, जिसके कारण दो बोगी को आपस में जोड़ा जाता है, वो पार्ट जिसके वजह से दो बोगियां आपस में जुड़ती है उसको सीबीसी कहते हैं एलएचबी के अंदर। तो सीबीसी का मतलब सेंटर बफर कपलर। तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। तो एलएचबी कोच में सीबीसी से सीबीसी तक की लंबाई है 24,000 मिलीमीटर। अगला सवाल देखते हैं, एलएचबी कोच के बॉडी की चौड़ाई कितनी है? यानी एलएचबी कोच के बॉडी कितना चौड़ा बॉडी है? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। एलएचबी कोच के बॉडी की चौड़ाई 3240 मिलीमीटर है, यानी 3240 मिलीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। अगला सवाल, एलएचबी कोच के छत की ऊंचाई कितनी होती है? इसका सही जवाब, एलएचबी कोच के छत की ऊंचाई 4039 मिलीमीटर होती है। अगला सवाल देखते हैं, एक एलएचबी कोच में कितने ब्रेक एक्सीलेटर लगे होते हैं? तो इसका सही जवाब देख लेते हैं। एक एलएचबी कोच में एक ब्रेक एक्सीलेटर लगा होता है। देखिए, मैंने एलएचबी के ऊपर एक और वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया डब्ल्यूएसपी के बारे में। अगर आपको डब्ल्यूएसपी के बारे में नहीं पता है तो आपको एलएचबी के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर आपको एलएचबी के बारे में जानना है तो सबसे पहले आपको डब्ल्यूएसपी के बारे में जानना है कि डब्ल्यूएसपी है क्या। व्हील स्किड प्रोटेक्शन डिवाइस, ये काफी इंपॉर्टेंट है, और एलएचबी को एक मॉडर्न ट्रेन ये डब्ल्यूएसपी ही बनाता है। अगर एलएचबी आईसीएफ से अलग है तो उसमें सबसे बड़ी चीज डब्ल्यूएसपी है, और जो बंदा डब्ल्यूएसपी के बारे में नहीं जानता है वो एलएचबी के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक देख लीजिएगा, आई बटन पे भी दे दूंगा, आप वहां भी देख लीजिएगा और उसको समझ लीजिएगा कि आखिर डब्ल्यूएसपी क्या होता है। तो एक एलएचबी कोच में कितने ब्रेक एक्सीलेटर लगे होते हैं? तो यहाँ इसका सही आंसर है, एक ब्रेक एक्सीलेटर लगा होता है एक एलएचबी कोच के अंदर। अगला और लास्ट, ये आखिरी सवाल
सवाल है, 20 सवाल हमने लिए थे। एलएचबी कोच के एक बॉगी में कितने डैम्पर लगे होते हैं। देखिए बॉगी फिर वही ट्रॉली, यानी एक ट्रॉली के अंदर कितने डैम्पर लगे होते हैं। अब सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं डैम्पर कहते किसको है। असल में ये शॉक एब्जॉर्बर को ही डैम्पर कहा जाता है। जैसे आईसीएफ के अंदर एक शॉक एब्जॉर्बर एक तरफ और एक यानी एक बॉगी में 2 शॉक एब्जॉर्बर लगे रहते थे। कहाँ पे? बॉलिस्टर में अपर प्लैंक और लोअर प्लैंक के बीच में, जो डुअल एक्ट होते थे, तो वो शॉक एब्जॉर्बर कहलाते थे। और उसी चीज को एलएचबी के अंदर डैम्पर कहा जाता है, जो कि शॉक को ही एब्जॉर्ब करते हैं। जब ट्रेन चलती है तो ट्रेन चलने के दौरान लगने वाले झटके को ये कम करते हैं। तो एक बोगी में कितने डैम्पर लगे होते हैं? तो इसका सही जवाब है एक एलएचबी कोच के एक बोगी में कुल 9 डैम्पर लगे होते हैं, यानी कि कुल 9 डैम्पर लगे होते हैं एक बोगी में। और अगर इस तरह से पूरे कोच की बात की जाए, यानी दोनों बोगी में, तो 9 दूना 18 डैम्पर लगे होते हैं एक पूरे कोच में। दोनों बोगी मिला के एक कोच के अंदर 18 डैम्पर लगे होते हैं। तो ये आज के 20 इंपॉर्टेंट सवाल जवाब थे जो कि एलएचबी से जुड़े हुए थे। अगर आपको ये टेक्स्ट में भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप जाके वहां से ले सकते हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, कमेंट करना मत भूलिएगा। अगर आपको एलएचबी से जुड़ी कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट करके आप बताइएगा। मैं कोशिश करूंगा कि ये जानकारी मैं और भी आप तक पहुंचा सकूं। तो आज का ये वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में भी मैं एलएचबी के जुड़े हुए काफी अच्छे अच्छे सवाल और लाने वाला हूं, तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपको काफी अच्छी जानकारी यहाँ से मिलेगी। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।